हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो फार्मेसी इंडिया ने एक मुहिम चलाया है, गोल्डन क्वेश्चन सीरीज। उसमें आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉप 10 या बेस्ट 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। और साथ ही साथ आज के इस सेशन का यानी कि इस वीडियो का जो हमारा बेसिकली ये नोट्स रहेगा, जो ये क्वेश्चंस रहेंगे, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन्हीं के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल पाएगी। और साथ ही साथ डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द रीजन फॉर डीकलराइजेशन इन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इन ग्राम स्टेनिंग। मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन क्या है जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है। ऑप्शंस कहते हैं कि दो डाई यूज होती हैं स्टेनिंग में इसलिए, या फिर लिपिड कंटेंट होता है इसलिए, या फिर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होती है इसलिए, या फिर टेकोइक एसिड होता है उसके लिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लिपिड कंटेंट। लिपिड कंटेंट मौजूद होता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में, तो जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं इसीलिए वो डीकलराइज हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है, यानी कि उसका कलर गायब हो जाता है। अब बच्चा लोग, जो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है आपका, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा अमाउंट में होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में। वहीं पर, ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है। अब जब हम सुडान ब्लैक यूज करते हैं एक डाई के फॉर्म में लिपिड स्टेनिंग के लिए, तो जब अल्कोहल ऐड होता है तो वहां पर डिसोल्यूशन होता है उस पर्टिकुलर लिपिड लेयर का, जो कि ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है, ठीक है। और जब प्राइमरी स्टेनिंग होती है तो वो जो है बेसिकली उसको लूज कर देता है, मतलब कि वहां से वो चला जाता है। अब जब भी बैक्टीरिया आपका क्रिस्टल वॉयलेट लेगा, हालांकि जब आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं लिपिड लेयर के लिए एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में, वो डिसॉल्व होगा किसके साथ, जब लिपिड लेयर का वहां डिसोल्यूशन होगा तो ग्राम नेगेटिव जो होता है उसकी प्राइमरी स्टेनिंग चली जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें कंपैरिजन की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा ऐसा है, तो अगर नंबर ऑफ लेयर्स की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव में एक लेयर होती है और ग्राम पॉजिटिव में दो लेयर होती है। थिकनेस की बात करें तो ये काफी थिक होता है, यानी कि मोटा। इसका साइज ऑलमोस्ट, इसका साइज ऑन एन एवरेज 20 to 50 नैनोमीटर मिलेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव होता है काफी पतला, इसलिए उसका साइज 8 to 10 नैनोमीटर होता है। आगे बात आ जाती है आउटर मेम्ब्रेन की, तो ग्राम पॉजिटिव में तो ये प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ग्राम नेगेटिव में आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर पेरिप्लाज्मिक की बात करें तो कुछ सेल में ग्राम पॉजिटिव में ये प्रेजेंट होगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव सेल्स में ये हर सेल में प्रेजेंट होगा। फिर आता है जो सेल वॉल है केमिकली वो किस चीज से बनी हुई है, तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकन, टेकोइक एसिड और लिपोटिकोइक प्रेजेंट होता है, तो वहीं पर ये बेसिकली आपकी सेल वॉल लिंक्ड होती है। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो लिपोपॉलीसेक्राइड्स और लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वहां पर उसके साथ। प्रोटीन की बात करें ग्राम पॉजिटिव में वो नहीं होते, लेकिन ग्राम नेगेटिव में होते हैं। वहीं पर अगर लिपिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में उनका कंटेंट, उनकी मात्रा होगी कम, लेकिन यहां होगी ज्यादा, ये हायर अमाउंट में होंगे, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट परमिएबिलिटी की, तो ग्राम पॉजिटिव में परमिएबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में उनकी जो है बेसिकली परमिएबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव में कम होता है,
लेकिन अगर बात की जाए ग्राम नेगेटिव की तो वो होता है ज्यादा। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैरिजन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज का। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है ग्राम स्टेनिंग में। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है ग्राम स्टेनिंग में, तो ऑप्शंस कहते हैं, पहला कह रहा है मिथाइल वॉयलेट, उसके बाद आयोडीन, फिर एसीटोन और लास्ट में कार्बोल फ्यूशीन। बी ऑप्शन कह रहा है कार्बोल फ्यूशीन, फिर आयोडीन, फिर एसीटोन और फिर मिथाइल वॉयलेट। सी ऑप्शन कह रहा है मिथाइल वॉयलेट, एसीटोन, आयोडीन और कार्बोल फ्यूशीन। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है मिथाइल वॉयलेट, कार्बोल फ्यूशिन, एसीटोन और लास्ट में आयोडीन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पहले मिथाइल वॉयलेट ऐड होगा, उसके बाद आयोडीन, फिर एसीटोन और लास्ट में कार्बोल फ्यूशिन। ठीक है, ये है हमारा ग्राम स्टेनिंग का करेक्ट सीक्वेंस। अब बच्चा लोग, सबसे पहले जब हमें उसके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट का एप्लीकेशन लाना है, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट कलर लाना है, तो पर्पल डाई यूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मॉर्डेंट ऐड होता है जैसे आयोडीन। उसके बाद डीकलराइज करना है तो अल्कोहल से वॉशिंग होती है, ठीक है, जैसे एसीटोन यूज कर लिया। और लास्ट में हमारा फिर काउंटर स्टेनिंग होता है जहां पर हम सेफ्रेनिन अप्लाई कर लेते हैं या एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा एक प्रॉपर करेक्ट सीक्वेंस ग्राम स्टेनिंग का। वॉयलेट कलर होगा तो दैट मींस कि वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर पर्पल यानी कि पर्पल या वॉयलेट कलर से अलग आ रहा है, पिंक जैसा आ रहा है, तो वो है आपका ग्राम नेगेटिव। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक कॉम्पोजिशन क्या होता है जील निल्सन स्ट्रेनिंग का। किसका? जील निल्सन स्ट्रेनिंग का हमारा बेसिकली ये कॉम्पोजिशन है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं है, यानी कि आर ऑल बट एक्सेप्ट, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ जील निल्सन स्ट्रेनिंग आर ऑल एक्सेप्ट, इन चारों ऑप्शंस में से तीन तो कॉम्पोजिशन उसके हैं लेकिन एक नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन कह रहा है सबसे पहला बेसिक फ्यूशीन, या फिर फिनॉल, या फिर अल्कोहल, या फिर एसिड फ्यूशीन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। एंड द राइट आंसर इज बच्चा लोग ऑप्शन नंबर डी, एसिड फ्यूशीन। एसिड फ्यूशीन नहीं होता है हमारा जील निल्सन स्ट्रेनिंग में। क्यों भैया? अगर प्रिंसिपल की बात की जाए जील निल्सन स्ट्रेनिंग की, तो सबसे पहले आप इसके अंदर कार्बोल फ्यूशीन अप्लाई करेंगे जो प्राइमरी स्ट्रेनिंग के लिए होता है। उसके बाद आप उसके अंदर हीट अप्लाई करते हैं जैसे मॉर्डेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डीकलराइजर, जहां पर आप जो है बेसिकली एसिड अल्कोहल उसके अंदर ऐड करते हैं। और लास्ट होता है हमारा मिथाइलिन ब्लू, जो कि एक काउंटर स्टेनिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जील निल्सन स्टेनिंग। इसीलिए जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, एसिड फ्यूशिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है इसके कॉम्पोजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज एंड देन उसके बाद डिक्लाइन फेज। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और लास्ट में डिक्लाइन फेज। फिर कह रहा है ऑप्शन हमारा स्टेशनरी फेज होगा, उसके बाद लॉग फेज होगा, फिर लैग फेज होगा और लास्ट में डिक्लाइन फेज होगा। और लास्ट जो है हमारा ऑप्शन लैग फेज के बाद एक्सपोनेंशियल फेज होगा, फिर लॉग फेज होगा और फिर डेथ फेज होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। पहले होता है लैग फेज, जहां से बर्थ कह लो आप बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या आप कह लो बेसिकली क्या कि उनका जो एक रिप्रोडक्शन है या रेप्लिकेशन है, ठीक है, या ग्रोथ जो स्टार्ट होगी वो यहां पर। उसके बाद लॉग फेज में जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन हायर रेट पे होगा, काफी ज्यादा। स्टेशनरी फेज पे जितने नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उतने ही कम होते जाएंगे, एक प्लेन आ जाएगा। और लास्ट में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो डिक्लाइन, यानी कि वो मरना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आपके बहुत सारे हमारे ऐसे फेजेस हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के। ठीक है, अब क्या होगा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, इसको कंपेयर करके आपको बताता हूं। जो बैक्टीरिया डिवाइड होगा
वो हमारा होता है लॉग फेज में और स्टेशनरी फेज में। मतलब कि जहां पे उनका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, लैग फेज में नहीं होता और डिक्लाइन फेज में नहीं होता। उसके बाद कह रहा है कि बैक्टीरियल की डेथ कहां पे होगी। देखो यहां पे बनता है तो यहां नहीं होगी, लॉग फेज में हायर रेट पे होता है ग्रोथ, ठीक है, तो वहां नहीं होगी, लेकिन स्टेशनरी में मरते हैं और डिक्लाइन में भी मरते हैं। उसके बाद आती है टोटल काउंट क्या होगा। लैग फेज में फ्लैट होता है, लॉग फेज में काफी बढ़ता है, स्टेशनरी फेज में भी बढ़ जाता है, लेकिन डिक्लाइन फेज में फिर से फ्लैट हो जाता है। फिर आता है वाइबल काउंट। वाइबल काउंट लैग फेज में तो फ्लैट है, लॉग फेज में बढ़ता है, ठीक है, स्टेशनरी फेज में फ्लैट हो जाता है, और जो डिक्लाइन फेज है वहां पर वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है। उसके बाद आता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात करें तो लैग फेज में एंजाइम्स हमारे बढ़ते हैं, साथ ही साथ मेटाबोलाइट्स होगा और मैक्सिमम सेल साइज होता है। लॉग साइज की बात करें तो सेल यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो वहां पर होती है, स्ट्रेनिंग हो जाती है और साथ ही साथ वो एक्टिव भी रहते हैं। स्टेशनरी फेज में ग्रैन्यूल्स बनेंगे, वो लाजमी है, स्पोर्स भी बनेंगे, ठीक है, और एक्सोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोसिन जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन डिक्लाइन फेज की बात करें तो इनवॉल्यूशन वहां पर बेसिकली बनने लगता है, इनवॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपको सही मायने में दिखाऊं कि ग्रोथ कर्व होता कैसा है तो ये देख सकते हैं, ठीक है, यहां से हमारा लैग फेज स्टार्ट होता है और एक्सपोनेंशियल फेज यानी कि जो हमारा लॉग फेज होता है, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो ग्रोथ होता है वो अपने मैक्सिमम यानी कि चरम पे होता है। उसके बाद होता है स्टेशनरी फेज, ये वाला, जितने बनेंगे उतने ही मरते हैं, और लास्ट होता है बेसिकली हमारा क्या, डिक्लाइन फेज यानी कि डेथ फेज, ठीक है। अब सिंपल फॉर्म में बताऊं, लैग फेज का मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड है जहां से हमारा बेसिकली इनॉक्यूलेशन होता है और साथ ही साथ जहां पे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। लॉग फेज की बात करें, रिप्रोडक्शन जो होता है, ग्रोथ होता है, वो काफी हाईएस्ट रेट पे होता है, हर एक बैक्टीरिया अपनी एक एक जनरेशन को डबल कर देता है। फिर आता है स्टेशनरी फेज, रिप्रोडक्शन भी और डेथ फेज भी सेम ही रेट पे होता है, जितने बनते हैं उतने ही नष्ट होते हैं। और लास्ट है डेथ फेज यानी कि डिक्लाइन फेज, बैक्टीरिया को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता, एनवायरमेंट नहीं मिलता, इसी की वजह से उनका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है, वो नष्ट होने चालू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बैक्टीरिया हैविंग एंटायर सेल सरफेस फ्लैजिलेटेड इज नॉन एज। मतलब अगर बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ, उसकी हर तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस कहते हैं पेरिट्रिकस, या फिर लोफोट्रिकस, या फिर एम्फिट्रिकस, या फिर मोनोट्रिकस। और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिट्रिकस, ठीक है। पेरिट्रिकस क्यों, अब आपको रीजन देता हूं। मोनोट्रिकस होगा तो बैक्टीरियल सेल के एक एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जैसे सुडोमोनास का होता है, स्पाइरलम का होता है। फिर होता है लोफोट्रिगोम्स या फिर लोफोट्रिगस, दो या दो से ज्यादा फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल के एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे सुडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है। फिर आते हैं एम्फिट्रिकस पे, एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला, ठीक है, दोनों एंड पे होते हैं बैक्टीरियल सेल के, जैसे नाइट्रोसोमाइंस होता है और एक्वास्पाइरलम सर्पेंस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेरिट्रिकस, बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ जो है बेसिकली फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे इश्चरिशिया कोलाई जिसको आप ई कोलाई भी कहते हैं, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम, सैल्मोनेला टाइफी, ये एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद फिम्ब्राई इन बैक्टीरिया। मतलब ऐसा कौन सा कार्य है, फंक्शन है, जो कि फिम्ब्राई के साथ जुड़ा हुआ नहीं है बैक्टीरिया के अंदर। ऑप्शंस कहते हैं ऑर्गेन ऑफ अधेशन, या फिर बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर, या फिर बैक्टीरियल मोटिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। एंड द राइट आंसर इज बच्चा लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर। जहां पर बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर होता है ये फंक्शन फिम्ब्राई के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब फिम्ब्राई हमारा ब्रिसल लाइक शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि आपके
उस पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सरफेस पे देखने को मिलता है। ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, फिम्ब्राई ये होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब फिम्ब्राई के पास इतनी क्षमता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो उससे चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है उस पर्टिकुलर होस्ट सेल के। जैसे ये होस्ट सेल है, इससे चिपक गया है बिल्कुल, ठीक है, और ये मदद करता है पेलिकल्स या बायोफिल्म्स की प्रोडक्शन में भी। साथ ही साथ में इसका जो मेन काम है क्या है कि फिम्ब्राई जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की सरफेस से अटैच हो जाता है, यानी कि ऑर्गन ऑफ अधेशन का। और ये जो है आपका बैक्टीरियल मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट में कोई मदद नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ में ये आगे जाकर के बैक्टीरियल सेल के साथ जुड़ जाता है, जहां पे डीएनए या आरएनए का बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर होस्ट सेल से डोनर सेल पे ट्रांसफर होता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पोर ऑफ विच बैक्टीरिया इज यूज्ड एज स्टरलाइजेशन कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। अब ऐसे कौन से बैक्टीरिया का स्पोर है जिसका इस्तेमाल हम स्टरलाइजेशन कंट्रोल में करते हैं प्लाज्मा स्टरलाइजेशन के लिए? तो ऑप्शंस कहते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, या फिर बेसिलस स्टेरेथ्रोमोफाइलस, या फिर बेसिलस प्यूमाइलस, या फिर बेसिलस सीरियस। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस स्टेरेथ्रोमोफाइलस। ठीक है, यही एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल स्टरलाइजेशन कंट्रोल के लिए प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में। ठीक है, अब प्लाज्मा को हम कहते हैं कि कोई भी एक गैस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो जब बेसिकली लो टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा को जब चाहिए होता है कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस से, तभी उसका फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ में केमिकल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ, वो या तो अकेला या फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर ले लेते हैं, किसके साथ? पैरा एसिटिक एसिड के साथ, जिसका इस्तेमाल इन पर्टिकुलर डिवाइसेस में होता है प्लाज्मा को इंड्यूस करने के लिए। अब अगर आउटकम क्या आएगा? यूवी रेडिएशंस जो होती हैं उसकी वजह से डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, किसके? वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स के और स्पोर्स के। तो ये आपका स्टरलाइजेशन में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टरलाइजेशन में काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो बेसिलस स्टेरेथ्रोमोफाइलस है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जिसका इस्तेमाल प्लाज्मा स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन कंट्रोल के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ओरियस, बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ओरियस इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया? अब जो ये बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस है, ये किस टाइप का बैक्टीरिया होता है? ऑप्शंस कहते हैं मीजोफाइल, या फिर मीजोफाइल के साथ साथ साइक्रोफाइल, या फिर सिर्फ साइक्रोफाइल, या फिर थर्मोफाइल। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बेसिकली ए, यानी कि मीजोफाइल। ठीक है, ये जो बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ओरियस है, ये आपका मीजोफाइल टाइप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियस मीजोफिलिक बैक्टीरिया है, जो कि आपका ग्रो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसकी रेंज 6.5 से 46 डिग्री सेल्सियस होती है, और जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अब आपको एक टेबल दिखाता हूं, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है। साइक्रोफाइल्स वो होते हैं जो कि 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर जाते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक है, स्प्रेड नहीं होते, फैलते नहीं है। ठीक है, जैसे सेप्रोफाइट्स। फिर आते हैं मीजोफाइट्स, जो 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होते हैं। ये पैथोजेनिक है, बहुत आसानी से इजीली स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, जैसे कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है। और नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोफाइल्स, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेनिंग टेक्निक एंड देयर यूजेस मेंशन्ड इन P2S मैच देम। अब बेसिकली आपकी स्टेनिंग टेक्निक्स दी गई हैं, उनके यूजेस दिए गए हैं, वो आपको मैच करने हैं जो P2S दिए गए हैं। ये आपकी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, और यहां पर 1 to 4 पे आपका बेसिकली उनका यूज दिया गया है कि किस लिए उनका हम यूज करते हैं, क्या पर्पस है। ठीक है,
तो पी में है शेफर फल्टन स्टेनिंग, क्यू में है हमारा फ्यूएल जेन स्टेनिंग, आर में है आयोडीन और एस में है सुडान ब्लैक। ठीक है, वहीं पर है हमारा बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे क्या, पॉलीसेक्राइड्स ग्रेन्यूल्स या फिर लिपिड ग्रेन्यूल्स या फिर स्पोर या फिर डीएनए और क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शंस कहते हैं हमारे P1Q2R3S4 या फिर P2Q1R4S3 या फिर P4Q2R3S4 और लास्ट ऑप्शन P3Q4R1S2, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी P3। यानी कि शेफर फल्टन स्टेनिंग यूज होता है हमारा स्पोर के लिए, उसका डिटेक्शन के लिए, यानी कि स्टेनिंग टेक्निक जो यूज हो रही है स्पोर के लिए। फ्यूएल जेन स्टेनिंग होती है डीएनए और क्रोमोसोमल मटेरियल के लिए। ठीक है, आयोडीन हम यूज करते हैं बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स ग्रैन्यूल्स के लिए और सुडान ब्लैक यूज होता है लिपिड ग्रैन्यूल्स के लिए। ठीक है, जैसे आपको एक टेबल दिखाता हूं, शेफर फल्टन स्टेनिंग जान ही गए स्पोर्स के डिटेक्शन के लिए, फ्यूएल जेन स्टेनिंग होती है डीएनए और क्रोमोसोमल मटेरियल के लिए। ठीक है, एल्बर्ट या नीजर या जिसको हम मिथाइलिन ब्लू या टॉलविडिन ब्लू के नाम से जानते हैं, ये स्टेनिंग यूज होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के लिए। उसके बाद है सुडान ब्लैक, जिसको हम मॉडिफाइड जील निल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं, वो लिपिड ग्रैन्यूल्स के लिए होता है। आयोडीन पॉलीसेक्राइड ग्रैन्यूल्स के लिए होता है और जो नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं कॉपर सॉल्ट मॉर्डेंट से, वो होता है कैप्सूल के लिए। ठीक है, कैप्सूल की स्टेनिंग के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अब ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि बेसिकली मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। ऑप्शंस कहते हैं रुस्का या फिर लुइस पाश्चर या फिर लॉफलर या फिर हेंसेन। और ये आंसर आप जानते ही होंगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर हमारे फादर माने जाते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के, ये आपको पता ही चल गया है। लेकिन मैं आपको इन बाकी तीनों साइंटिस्ट के बारे में भी बताऊंगा। जैसे अर्नस्ट रुस्का, ये इनका पूरा नाम है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस दिए थे माइक्रोस्कोपी के लिए। मतलब ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया था और उसके लिए नोबेल प्राइज भी रिसीव किया था इन्होंने फिजिक्स में 1986 में। ठीक है, फिर है लुइस पाश्चर, ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जो कि जिन्होंने डिस्कवरीज की थी किस किस की, वैक्सीनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स बताए थे वैक्सीनेशन के, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बारे में बताया, और जो आप दूध उबालते हैं जिसको पास्चराइजेशन कहते हैं, उसको भी इन्होंने दिया था। इसीलिए ये फादर यानी कि पापा माने जाते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन जाने जाते हैं, लुइस पाश्चर। नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट फ्रेडरिच लॉफलर, ये एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो कि जाने जाते हैं डिप्थेरिया बेसिलस के डिस्कवरी के लिए। मतलब कॉर्ने बैक्टीरिया डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट इन्होंने ही बताया था, जिन्होंने एडविन क्लेब्स के साथ मिलके बेसिकली ये अपनी डिस्कवरी की थी। और लास्ट है गरहार्ड आर्मोर हेंसन, जो कि एक नॉर्वेन फिजिशियन है, जिन्होंने बेसिकली डिस्कवरी की थी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की, जो एक बैक्टीरियम है जो लेप्रोसी कॉज कर देता है, जिसको हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा सेशन गोल्डन क्वेश्चन सीरीज के तहत, जिसमें हमने बैक्टीरिया से रिलेटेड टॉप 10 बेस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फॉलो नहीं किया है अभी तक तो फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। और डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।